Hello students and Jai Hind. I welcome you all to Summer IAS. I hope you all are doing well. सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में सब लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2 मई 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ना सिर्फ हम इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें से अगर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, अगर एमसीक्यूज बनाए जाते हैं तो किस तरीके से बनाए जा सकते हैं एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको इस डाटा का यूज़ करना है तो किस तरह से आप इस डाटा का इस्तेमाल करें एक इफेक्टिव आंसर लिखने में, एक अच्छा आंसर लिखने में, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये वी बिगिन। शुरू करते हैं 2 मई 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलें देखते हैं। तो पहला समाचार यह है कि अप्रैल के महीने में जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हुआ है एंड पहली बार भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी किसी भी महीने में कलेक्ट किया है और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। अब ये जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है, इसी को अगर पिछले साल का जो अप्रैल का महीना है अगर उससे हम लोग कंपेयर करें तो पिछले साल अप्रैल के महीने में यानी कि 2023 के अप्रैल के महीने में 1.87 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्ट हुआ था और इस साल का जो 2024 का अप्रैल का महीना है इसमें 2.1 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी कलेक्ट हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर 12.4% की जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। ये अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि एक मोटिवेटिंग नंबर है, ये अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग नंबर है और एक इंडिकेटिव है, एक इंडिकेटर है इस बात की तरफ में कि हमारी जो इकनॉमी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीएसटी कलेक्शन के ऊपर ये बोला है कि इससे ये पता चलता है कि हमारी इकनॉमी कितने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, कितना बढ़िया जा रही है एंड साथ ही साथ हमारा जो टैक्स कलेक्शन का पूरा सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट हो गया है। जीएसटी का जो पूरा आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है टैक्स कलेक्शन का, ये कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, जिसके चलते इतना रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हम लोग अप्रैल के महीने में कर पाए। अच्छा, नो डाउट अबाउट दिस फैक्ट कि 2.1 लाख करोड़ का जो जीएसटी कलेक्शन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट फिर भी एक बात अपने को ध्यान में रखनी है कि अप्रैल के महीने में हमेशा से ऐसा होता आया है कि जीएसटी के रेवेन्यू ज़्यादा ही रहे हैं। ठीक है जी, ये अपने को याद रखना है कि अप्रैल का जो जीएसटी है वो जनरली रेवेन्यू जो है उसमें आपको जीएसटी के वो हमेशा से हाई मिलते आए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि मार्च का जो महीना है वो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है। तो टैक्स पेयर की कोशिश ये रहती है कि वो अपना जो भी उनका जो बही खाते हैं, उनके जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनको एकदम साफ कर दें एंड किसी भी तरीके का कोई पुराने साल का जो है ऐसा कह सकते हैं कि ओवर ड्यू जो है वो साथ में लेकर ना आए। कंप्लाइंस वगैरह की जितनी भी डेडलाइंस वगैरह हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पूरा कर दें। इसके चलते अप्रैल के महीने में जितना भी आपका ड्यूज और बाकी सारी चीज़ें हैं सब कुछ क्लियर कर दिए जाते हैं एंड इसके चलते हमेशा ये होता है कि अप्रैल के महीने में जीएसटी का कलेक्शन बढ़कर ही आता है बाकी सारे महीनों की अपेक्षा। बट फिर भी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी कलेक्शन अपने आप में एक हार्टनिंग फिगर है, अपने आप में एक मोटिवेटिंग फिगर है। इसमें किसी तरीके का कोई दो राय की बात नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से ईयर बाय ईयर ये मंथ बाय मंथ किस तरीके से हमारा जो है जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। अप्रैल 2022 में 1.50 लाख करोड़ के आसपास में कलेक्शन हुआ था एंड यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। सितंबर में थोड़ा कम हो रहा है, फरवरी में देखिए अप्रैल 2022 के बाद फिर सितंबर फरवरी 2023 तक कम रहा है। फिर यहाँ पर अप्रैल का महीना आता है और लगभग 1.87 लाख करोड़ के आसपास में कलेक्शन हुआ। फिर यहाँ पर जीएसटी ड्रॉप होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल के महीने में हमेशा ज़्यादा होता है और करते 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 मार्च के महीने तक आते हैं और फिर यहाँ पर हमको 2.10 लाख करोड़ के साथ में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन जो है जीएसटी में देखने के लिए मिलता है। तो ये पहली खबर हो गई, ये अपनी पहली न्यूज़ है, अपने को ध्यान में रखनी है कि भारत ने पहली बार 2.1 लाख करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पिछले साल का जो अप्रैल का महीना था उसकी अपेक्षा कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, तो जवाब है 12.4% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने के लिए मिली है।
एंड एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जनरली फाइनेंशियल ईयर में कौन से महीने में आपको सबसे ज़्यादा जो है जीएसटी का कलेक्शन देखने के लिए मिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सबसे ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन हमको जो फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना है, अप्रैल का महीना, उसमें देखने के लिए मिलता है। वजह क्या है? अप्रैल के जीएसटी के रेवेन्यू इसलिए हाई रहते हैं क्योंकि मार्च में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए थे वो ज़्यादा थे। मार्च में जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि टैक्स पेयर आपका क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर के साथ में अपने सारे जो भी आपके हिसाब किताब है सब बराबर करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर जो जीएसटी वगैरह कलेक्ट किया जाता है वो सारा का सारा अप्रैल के महीने में काउंट होता है, तो उसके चलते जीएसटी का कलेक्शन अप्रैल के महीने में आपको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। तो नेक्स्ट न्यूज़ की जो हेडलाइन है वो है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली फॉर एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी जिसमें ये बोला गया था कि केंद्र सरकार को अलाउ किया जाए कि वो स्पेक्ट्रम को बिना ऑक्शन के, यानी कि बिना नीलामी किए किसी को भी अलॉट कर सकें, इसकी उनको इजाज़त दी जाए। इस तरीके की एक याचिका केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है और बोला है कि भैया आपको किसी को भी स्पेक्ट्रम अलॉट करना है तो फिर आपको ऑक्शन ही करना पड़ेगा, आप उसको अपनी मर्जी से जो है किसी को भी नहीं दे सकते। तो खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की एप्लीकेशन केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करने की जो है हमें इजाज़त दी जाए, यानी कि हम जिसको एलोकेट करना चाहते हैं उसको एलोकेट करने की हमें पावर दी जाए, हमें स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है उसको करने के लिए बाध्य ना किया जाए। इस तरीके की प्ली लगाई गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने से मना कर दिया। असल में देखिए कहानी यह है कि 2012 के आसपास में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था स्पेक्ट्रम एलोकेशन वगैरह को लेकर ही, जिसको बोलते हैं 2G स्कैम। 2G स्कैम के घोटाले के बाद में फिर पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली फिर इस पर्टिकुलर घोटाले के फैसले में एक नियम बनाया था, एक कानून बनाया था जिसमें ये कहा गया था कि स्पेक्ट्रम जो है ये एक अपने आप में बहुत कम मात्रा में अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स है, और अगर भारत सरकार ये चाहती है कि इसको प्राइवेट प्लेयर्स को एलोकेट किया जाए, क्योंकि स्पेक्ट्रम की मदद से ही टेलीकम्युनिकेशन की सेवाएं दी जाती हैं, तो अगर भारत सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स को ये स्पेक्ट्रम दिया जाए और इसकी मदद से फिर वो दूरसंचार की, टेलीकम्युनिकेशन की सेवाएं प्रोवाइड करें, तो इसके लिए आपको ओपन ट्रांसपेरेंट ऑक्शन करना पड़ेगा, यानी कि आपको पब्लिक में नीलामी करना पड़ेगी। आप अपने मन मर्जी से किसी को भी स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं कर सकते। हुआ ये था कि उस टाइम पीरियड में जो टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने रातों रात आपकी स्पेक्ट्रम एलोकेशन की पॉलिसी को बदला था और पहले आओ पहले पाओ की नीति पर उन्होंने अपने ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि अपने कुछ चहेतों को उन्होंने बहुत कम दाम में स्पेक्ट्रम वगैरह जो है 2G का स्पेक्ट्रम जो है उसको एलोकेट कर दिया था। इसके चलते सरकार को लगभग 1 लाख, या फिर भारत सरकार को, या भारत सरकार का जो खजाना है उसे लगभग 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। उसके बाद ये पूरा मसला कोर्ट में गया था, तो कोर्ट ने फिर अल्टीमेटली इसके ऊपर ये फैसला दिया था कि अब से जो भी स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होगा वो सारा का सारा एलोकेशन ऑक्शन के थ्रू ही किया जाएगा, उसके लिए आप अपनी मन मर्जी से किसी को भी बांट नहीं सकते। तब से ये कानून चला आ रहा है। तो इसी में रियायत लेने के लिए केंद्र सरकार ने ये एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई हमें इसमें थोड़ा सा छूट दे दी जाए, ढील दे दी जाए, बट कोर्ट ने इस बात को मानने से मना कर दिया। इस पूरे मसले के ऊपर केंद्र सरकार का पक्ष ये है कि हम अगर किसी को स्पेक्ट्रम एलोकेट करते हैं तो हमेशा वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होता, यानी कि कमर्शियली वो अपना इसकी मदद से फिर टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज दे, इंटरनेट वगैरह की सर्विसेज दे और पैसे वैसे कमाए। हमेशा यही मतलब जो है आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता अगर किसी को स्पेक्ट्रम एलोकेट करना है। कई बार राष्ट्र के भी अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं जिसके चलते आपको स्पेक्ट्रम नीलामी आप नहीं कर सकते, आपको उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ही किसी को एलोकेट करना होता है। कई बार पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको नीलामी वगैरह ना करवाकर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करना होता है, यानी कि जिसको आप एलोकेट करना चाहते हो उसको एलोकेट करने की आपके पास में पावर होनी चाहिए। इस तरीके की बात इन लोगों ने करी थी, मगर कोर्ट ने क्योंकि अपना नियम बना रखा है 2012 के जजमेंट में, तो कोर्ट ने इस जजमेंट को इस पर्टिकुलर नियम के खिलाफ जाने से या उसका एक एक्सेप्शन देने से केंद्र सरकार को मना कर दिया और उनको बोला कि नहीं, अगर आपने भैया स्पेक्ट्रम देना है किसी को तो आप उसी तरीके से देंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करेंगे, आपको अलग से जो है आप अगर स्पेक्ट्रम देना है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन नहीं कर सकते, आपको नीलामी ही करना पड़ेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सो ये जो है अपनी सेकेंड न्यूज़ है। इसमें अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रम, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही है कि स्पेक्ट्रम
को कभी भी सरकार जो है अपनी मन मर्जी से किसी को भी नहीं बांट सकती, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन नहीं कर सकती। अगर आपको किसी को स्पेक्ट्रम देना है तो फिर आपको उसको नीलामी ही करना पड़ेगी, और ये इसलिए क्योंकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले एक फैसला दिया था और उसमें उन्होंने ये कानून या फिर ये नियम बना रखा है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। चलें तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इसकी हेडिंग है इसरो फाइंड्स प्रूफ ऑफ इन्हांस्ड पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर आइस इन पोलर क्रेटर ऑफ द मून। मतलब ये कि चांद के जो पोल्स हैं, उन पोल्स के ऊपर जो गड्ढे हैं उसमें वाटर आइस हो सकती है, पानी जो है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ मौजूद वहाँ पर हो सकता है। इस बात की हाई पॉसिबिलिटी है, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना के प्रूफ इसरो को मिले हैं। इस खबर को डिस्कस करने के पहले मैं एक फ़ोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ। ये फ़ोटो देखिए। इस फोटो में ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये चांद की सरफेस है। इनफैक्ट चांद के जो पोल्स हैं वहाँ उसके आसपास की सरफेस है, पोलर सरफेस है। अब इस सरफेस पर ये जो इस तरीके के आपको गड्ढे देखने के लिए मिल रहे हैं इनको बोला जाता है पोलर क्रेटर। वैसे तो उसको क्रेटर बोला जाता है, मगर क्योंकि ये पोल पर मौजूद है इसलिए इसको पोलर क्रेटर बोला जाता है। ये एक पोलर क्रेटर है, 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 इस तरीके से। तो चांद पे और चांद के पोल्स के पास में, पोल्स के ऊपर जितने भी गड्ढे मौजूद हैं इनको पोलर क्रेटर कहा जाता है। अब इसरो ने एक स्टडी करी है, चंद्रयान से भी जो डाटा हमको मिला था उस सब को जो भी एनालिसिस वगैरह किया है, तो वो सारी स्टडी को कर इसरो का कहना ये है कि ये जो पोलर क्रेटर्स हैं, यानी कि चांद के पोल पर जो ये गड्ढे मौजूद हैं, इसमें पानी बर्फ़ के रूप में जमा हुआ वहाँ पे मौजूद है। इस बात की बहुत हाई संभावना है। एंड ये जो बर्फ़ है वहाँ पर वो लगभग 5 से 8 गुना ज़्यादा मोटी है, अगर आप विड्थ की बात करें, उस बर्फ के जो चांद के पोल्स पर देखने के लिए मिलती है। एक तो चांद का पोल है, उसके जो दोनों पोल्स हैं उस पर आइस आपको जो मिलती है या मिल सकती है, उसकी जो भी विड्थ है, उस पोल से थोड़ा सा डिस्टेंस पर जाने पर आपको जो ये क्रेटर्स मिल रहे हैं, इसमें जो ये आइस मौजूद है, इसकी विड्थ या फिर इसकी जो डेप्थ है वो पोल्स पे मौजूद आइस की विड्थ या डेप्थ से लगभग 5 से 8 गुना ज़्यादा होने की संभावना इसरो को अपनी स्टडी में समझ में आई है। अब ये जो चीज़ हुई है, अब अपने को ये जो संभावना मिली है कि भाई ये जो क्रेटर्स हैं इसमें आइस वाटर आइस जो है वो मौजूद हो सकता है या फिर पानी जो है बर्फ़ के रूप में मौजूद हो सकता है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। इसकी वजह है, एज सच ड्रिलिंग ऑन द मून टू सैंपल और एक्सकवेट दैट आइस विल बी प्राइमोडल फॉर फ्यूचर मिशंस एंड लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस. Moreover, the study suggests that extent of water ice in the northern polar region is twice that in the southern polar region. तो यहाँ पर अब ये जो आइस है इसके होने के प्रमाण हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए रेलेवेंट हैं क्योंकि फ्यूचर में कभी अगर हमको इस आइस को स्टडी करना है, अगर हम चाहते हैं कि भाई फ्यूचर में हम कभी चांद के ऊपर अपनी एक कॉलोनी बना लें, तो वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर। अब अगर ये जो क्रेटर हैं इसमें बर्फ़ के रूप में जमा हुआ पानी मौजूद है तो फिर इसको पिघलाकर अपना काम चलाया जा सकता है, मगर ये पानी पीने लायक है या नहीं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और अगर पीने लायक नहीं है तो क्या इसको पीने लायक बनाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमको चांद के इन क्रेटर्स में जो आइस मौजूद है उसको स्टडी करना ज़रूरी है। इसके लिए अब हमें इस बर्फ़ को, इस आइस को धरती पर लाना पड़ेगा, किसी तरीके कोई जहाज़ वगैरह भेजकर हमको वहाँ पर ये जो बर्फ़ है उसको ड्रिल करना पड़ेगा और धरती पर लाना पड़ेगा। उसको फिर हम स्टडी करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल में जो है पीने लायक पानी के रूप में कन्वर्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और इसमें फिर और ये आपका हार्मफुल है या नहीं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो फ्यूचर में जितने भी इस तरीके के मिशंस होंगे जो इस तरीके की बर्फ़ को लेने के लिए जाएंगे, अब ये बर्फ़ कहाँ से जो है सबसे आसानी से मिल सकती है, बहुत कम मात्रा में ड्रिलिंग कर कहाँ से आपको सिग्निफिकेंट मात्रा में बर्फ़ इकट्ठी करने को मिल जाएगी चांद के किसी क्रेटर पे, वो सारी चीज़ें जो हैं अब इस पर्टिकुलर ये जो हमको ये जो पॉसिबिलिटी पता चली है उसके बाद में आगे आने वाले मिशंस वगैरह में इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप एक प्रोब भेजोगे वहाँ पर तो फिर वो प्रोब वहाँ पे सफलतापूर्वक उतरे, किसी भी क्रेटर में कम से कम एनर्जी या और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर वहाँ से बर्फ़ को ड्रिल कर ले, उसको फिर स्टोर कर ले और उसके बाद में फिर से जो है वो धरती की तरफ आ जाए। इसको जितना जल्दी हो सके वो करवाना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक ऐसी जगह पर उतारना आपके प्रूफ को ज़रूरी हो जाता है जहाँ पर ये सारा काम आसानी से हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए अब ये इन्फॉर्मेशन जो है अपने काम आएगी। जैसे इसमें और फर्दर स्टडी करके इनको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो है बर्फ़ की मोटी परत आपको कहाँ पे
मिलने की संभावना है, तो वहीं पर फिर हम लोग अपने नेक्स्ट मिशन में अपना क्रेटर या अपना जो जहाज़ है या फिर अपना जो प्रोब है उसको उतारेंगे और वो वहीं के वहीं बर्फ़ वगैरह खोद कर इकट्ठी कर वो लेकर आ जाएगा। इस स्टडी का फ़ायदा अल्टीमेटली यही होना है कि अगर ह्यूमन बस्ती बसाई जाती है आगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और इस स्टडी में निकल कर आई वो ये है कि मून का जो नॉर्दर्न पोलर रीजन है वहाँ पर जितनी मात्रा में बर्फ़ मौजूद है वो सदर्न पोलर रीजन की अपेक्षा लगभग दुगनी है। यानी कि अगर लेट से ये चांद है और चांद का ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये जो है वो साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल पर जितनी अमाउंट में बर्फ़ मौजूद है वो साउथ पोल पे मौजूद बर्फ़ का लगभग दुगना है। तो इससे ये भी, अब क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ मौजूद है और अगर इस बर्फ़ को पिघलाकर जो है पानी के रूप में अगर इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर नॉर्थ पोल या उसके आसपास में अपनी मानव बस्ती बसाना ज़्यादा सही रहेगा अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है बजाय साउथ पोल के। तो इस तरीके की ये जो डाटा वगैरह है, जब भी कभी अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ बनती हैं तो वहाँ पर ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। Accurate knowledge of the distribution and depth of water ice occurrence in the lunar poles as presented in the investigation is crucial for constraining the uncertainties in selecting future landing and sampling sites for mission aimed at exploring and characterizing lunar volatiles। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अब कितनी कहाँ पे बर्फ़ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पर कितनी मात्रा में मौजूद है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और जैसे जैसे इसमें अपने को इन और ज़्यादा जो है जानकारी लगती जाएगी तो इस सब का इस्तेमाल फ्यूचर जो अपनी लैंडिंग अपने को करवानी है, सबसे अच्छा जो कौन सा लैंडिंग साइट हो सकता है उसको उसको डिसाइड करने में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जाहिर सी बात है, अगर ये स्टडी और फर्दर अपने को अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अगर देती रहती है तो आगे अपना इस तरीके का जो प्रोब जो उतरे वहाँ से फिर बर्फ़ वगैरह और बाकी सारे मिनरल्स को इकट्ठा करे जो भी हमको स्टडी करने और वापस लेकर आ सके, इस तरीके के इन सीटू मिशंस वगैरह में ये इन्फॉर्मेशन हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा हमारे काम आ सकती है। तो इस न्यूज़ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। चलें नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अप्रैल टेम्परेचर इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया पोस्टेड रिकॉर्ड हाइस, हीट वेव टू प्रिवेल। मतलब ये कि अप्रैल के महीने में ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर हमको देखने के लिए मिले हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं, खूब हीट वेव्स भी यहाँ पर चली हैं और आने वाले वक्त में यानी कि मई के महीने में भी इसमें आपको किसी तरीके की राहत की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। हीट वेव्स मई के महीने में भी प्रिवेल करेंगी, मई के महीने में भी खूब हीट वेव्स चलने वाली हैं। The searing air temperature were the highest over eastern and northeastern India and second highest over South India since 1901। मतलब ये कि 1901 के बाद से अगर अभी तक जो हर महीने का अगर आप अप्रैल के महीने के टेम्परेचर की बात कर लो तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 1901 के बाद से लेकर आज तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया अप्रैल के महीने में, या फिर ये जो अप्रैल गया है ये 1901 के बाद से लेकर अब तक मतलब 124 सालों में सबसे गर्म अप्रैल था ईस्ट इंडिया के लिए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। और साउथ इंडिया की बात की जाए तो उसके लिए सबसे सेकेंड हाईएस्ट गर्म अप्रैल था 1901 से लेकर अभी तक में। अगर हम देखें, ये सारी बातें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हैं। वेडनेसडे के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उसमें ये बात बताई है। These record-breaking temperatures were due to the combined effect of prevailing El Nino and a weather system called an anticyclone that blocked moisture-laden sea breeze from Bay of Bengal, which in other years brought rainfall and east temperatures। मतलब ये कि अब इतना ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर हमको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की सबसे पहली वजह तो ये अल नीनो है। ये अल नीनो के चलते जो हमारा मानसून भी ख़राब होता है, एक तो वो होता ही होता है, मगर उसके चलते ये अभी ये जो बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की हीट वेव्स और बहुत ज़्यादा गर्मी जो पड़ रही है उसके पीछे भी अल नीनो है। अल नीनो के साथ में एक और वेदर सिस्टम है जिसको ये लोग कह रहे हैं कि वो एक तरीके का एंटी साइक्लोन है। इस एंटी साइक्लोन के चलते हो ये रहा है कि बे ऑफ बंगाल से जो भी हवाएं आ रही हैं जो अपने साथ में थोड़ी बहुत मात्रा में नमी लेकर आती और उस नमी के चलते फिर टेम्परेचर में कुछ कमी देखने को मिलती। ये जो अल नीनो और ये एंटी साइक्लोन एक बन गया है बे ऑफ बंगाल में, ये उस बे ऑफ बंगाल से उठने वाली नमी वाली हवाओं को ब्लॉक कर रहा है, उनको ज़मीन तक पहुँचने नहीं दे रहा। और इसके चलते ना तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो पा रही है जो जनरली ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में हो जाती है, और ना इसके चलते टेम्परेचर में किसी तरीके की कोई राहत हमको देखने के लिए मिल रही है। इस चीज़ को मैप के ऊपर देखते हैं तब ये बात आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना यह है कि एक तो अल नीनो के चलते हो ये रहा है
कि आपका जो पूरा ओशियन है उसका सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओशियन का सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाना अपने आप में एक वजह है जिसके चलते मानसून भी कमज़ोर आता है और उसका भी जो है एक असर हमको देखने को मिल रहा है, जिसके चलते टेम्परेचर्स वगैरह कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई है। दूसरा इनका कहना ये है कि होता ये है जनरली कि अप्रैल के महीने में या फिर इनफैक्ट मई के महीने में भी बे ऑफ बंगाल से कुछ नमी वाली हवाएं जो हैं ऊपर की तरफ में उठती हैं और ये ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट की तरफ में आती हैं। यहाँ पर प्रोमिनेंटली इनके चलते थोड़ी बहुत बारिश होती है और इस बारिश के चलते यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। मगर इस बार हुआ यह है कि इस पूरे के पूरे इलाके में, इस पूरे के पूरे रीजन में एक एंटी साइक्लोन जनरेट हो गया है, एक एंटी साइक्लोन जनरेट हो गया है और इस एंटी साइक्लोन के चलते ये जो हवाएं इस तरफ आती ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये हवाएं यहाँ पर आ नहीं पा रही। तो ये जो हवाएं पहले यहाँ पर जाया करती थी अपने साथ में नमी लेकर और ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ी बहुत बारिश करवाती थी, अब एक एंटी साइक्लोन का सिस्टम जनरेट होने के चलते ये हवाएं पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो क्योंकि ये एंटी साइक्लोन का सिस्टम यहाँ पे हवाओं को नहीं पहुँचने दे रहा, तो इसके चलते ना यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है और ना यहाँ पर किसी थोड़ी बहुत जो बारिश होती थी जिसके चलते टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता था वो चीज़ हो रही है। नतीजा ये निकला है कि 1901 के बाद से लेके अब तक का जो है सबसे गर्म कह सकते हैं ये अप्रैल का महीना गया है ईस्टर्न इंडिया के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए। तो ये जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का कहना है कि ये एक प्रोमिनेंट रीज़न है जिसके चलते अप्रैल इतना ज़्यादा गर्म रहा है। और यही बात साउथ के लिए भी है कि साउथ में भी जो थोड़ा बहुत आपका कॉन्टिनेंट, ये साउथ में भी जो थोड़ा बहुत आपको जो ये असर मिलता है, जो देखने को असर मिलता है कोस्ट लाइन के आसपास के इलाकों में खासतौर पे देखने को जो असर मिलता है सी के मॉडरेटिंग इफेक्ट का या इन्फ्लुएंस का, वो इस वक्त उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है क्योंकि ये जो नमी वाली हवाएं हैं ये काफ़ी हद तक डिफ्लेक्ट हो रही हैं और ज़मीन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो इसके चलते साउथ में भी यही कहानी हो रही है कि टेम्परेचर एबनॉर्मली हाई हमको देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि अब इस सारी व्यवस्था के चलते बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसका नतीजा अब ये निकला है कि उड़ीसा में अप्रैल का जो महीना गया है, अप्रैल के महीने के 18 दिन हीट वेव वही है, या 18 दिन आपको हीट वेव देखने के लिए मिली है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल की बात करी जाए तो अप्रैल के महीने में लगभग 16 दिन हीट वेव रही है। इसी तरह कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में 8 दिन, 7 दिन और 5 दिन के करीब हीट वेव देखने को मिली है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 35 डिग्री को पार कर गया था एंड लगभग लगभग पूरा दिन 35 डिग्री के पार आपको ये टेम्परेचर देखने के लिए मिला है। ठीक है जी। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें, यानी कि पंजाब की, हरियाणा की, इस सारे क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में किसी तरीके की हीट वेव देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पर इस वक्त में कोई हीट वेव देखने को इसलिए नहीं मिली है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो सेंट्रल एशिया से आ रहे थे, सेंट्रल एशिया से आने वाली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उसके चलते बीच बीच में थोड़ी बहुत बारिश हुई है एंड उससे टेम्परेचर वगैरह डाउन हो गया। अब वो टेम्परेचर डाउन होने के चलते हुआ यह है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को नहीं मिला और यहाँ पर किसी भी तरीके की हीट वेव्स वगैरह जनरेट नहीं हुई हैं। एंड एक बात और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कही है कि ये जो हॉट कंडीशंस हैं अभी मई के महीने में भी कंटिन्यू करेंगी, गर्मी से कोई राहत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। खास तौर पे ये जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं और जिसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, अब क्योंकि इस महीने में, मई के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज नहीं चलने वाली हैं तो इनका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ये भी खूब ज़्यादा अभी तपने वाले हैं और इसके चलते यहाँ पर भी आपको हीट वेव्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगी। तो मई का महीना पूरे भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गुजरने वाला है टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जमकर जो है यहाँ पर गर्मी पड़ने के आसार हैं, इसमें किसी तरीके की राहत हमको मिलती हुई नहीं दिख रही है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन ब्रिंग्स आउट प्रोटोकॉल ऑन सिंबल लोडिंग यूनिट एज मैंडेटेड बाय द टॉप कोर्ट। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को दिशा निर्देश दिए थे सिंबल लोडिंग यूनिट्स के बारे में, उस दिशा निर्देश को का पालन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन एक प्रोटोकॉल या फिर पूरी व्यवस्था लेकर आई है जिसकी मदद से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करवाया जा सके। थोड़ा सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड समझा देता हूँ। तो कहानी यह है कि 26 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि इलेक्शन एक बार आपने पूरा कंडक्ट करवा लिया, इलेक्शन कंडक्ट करवाने के बाद आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद लगभग एटलीस्ट 45 दिनों तक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं आपकी ईवीएम है उनको, और उनके साथ में एक सिंबल लोडिंग यूनिट करके भी एक मशीन होती है, क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, बस फिलहाल इतना समझिए कि अभी एक चीज़ होती है। तो इनका कहना यह है सुप्रीम कोर्ट का कि, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये
निर्देश दिए हैं कि इलेक्शन करवाओ, रिजल्ट डिक्लेयर करो और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि आपकी जो ईवीएम है उसको और जो सिंबल लोडिंग यूनिट्स हैं इनको एक कंटेनर में पैक कर कर कम से कम 45 दिनों तक एक स्टोर रूम में, एक स्ट्रांग रूम में आपको स्टोर कर कर रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया। अब इस फैसले को तामीर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पूरा एक प्रोटोकॉल बनाया है और उस प्रोटोकॉल की मदद से इन सिंबल लोडिंग यूनिट्स को और ईवीएम्स को किस तरीके से हैंडल करना है, कहाँ पर स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, इन सारी चीज़ों के दिशा निर्देश अपने जितने भी उसके मातहत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट के लेवल पर जो इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह होता है, इन सबको जो है इसके रिस्पेक्ट में दिशा निर्देश वगैरह दिए गए। तो पहला सवाल तो ये कि सिंबल लोडिंग यूनिट होती क्या है, तो पहले इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। सिंबल लोडिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम लोग SLU भी बोलते हैं, अपलोड द नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट कंटेस्टिंग अ पर्टिकुलर सीट ऑन वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल और पेपर ट्रेल मशीन। मतलब ये कि जब आप जब आप वोट डालने जाते हैं और ईवीएम के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट के नाम के आगे बटन दबाते हो तो एक तो लाल लाइट जलती है और उससे अपना ये कंफर्म हो जाता है कि अपना वोट डल गया है। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि जो वीवीपैट आपको देखने को मिल रहा है इसमें उस कैंडिडेट का नाम और निशान की एक पर्ची आपको 7 सेकंड तक के लिए देखने को मिलती है जिसके नाम आपने वोट डाला था। अब इसकी में आप चेक कर सकते हैं कि आपने जिस आदमी के नाम वोट किया था उसी को आपका वोट पड़ा या नहीं पड़ा है। तो 7 सेकंड तक के लिए जो है ये आपको सामने दिखती है। अब जब आपने अपनी इस ईवीएम के ऊपर बटन दबाया था किसी भी कैंडिडेट को वोट देने के लिए, तो उसके बाद में उसके नाम की पर्ची आपको वीवीपैट में दिखे, ये करने की जिम्मेदारी होती है सिंबल लोडिंग यूनिट की। तो सिंबल लोडिंग यूनिट क्या करती है, जैसे मैंने लेट से एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है, इस मशीन में जो सबसे ऊपर वाला ये जो व्यक्ति है जो भी है, इसका सिंबल मैंने यहाँ पे दबाया तो इसको मेरा वोट पड़ गया। अब इस कैंडिडेट का नाम और इसका जो सिंबल है यहाँ पर आपको दिखना चाहिए। 7 सेकंड तक के लिए उसकी पर्ची दिखती है, फिर वो इसी डब्बे के अंदर गिर जाती है। तो ये जो वीवीपैट है या फिर ये जो पर्ची है इसके ऊपर उसी आदमी का सिंबल दिखे, उसी आदमी का नाम दिखे, इसके लिए जो मशीन रिस्पॉन्सिबल होती है इसको सिंबल लोडिंग यूनिट बोला जाता है। शॉर्ट में इसको SLU भी हम लोग कहते हैं। तो अब इसको भी जो है ईवीएम के साथ में 45 दिनों तक स्टोर करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। तो अकॉर्डिंगली अभी तक ये होता था इसके पहले कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वाले बनाते थे, उसी के इंजीनियर आते थे और इलेक्शन के 1 या 2 दिन पहले ये वहाँ का जो भी लोकल आपके इलेक्शन कराने वाले ऑफिसर्स थे उनके हाथ में ये इसको हैंड ओवर कर देते थे। एक बार जब आपका पूरा इलेक्शन हो जाता था तो फिर ये मशीन जो है सिंबल लोडिंग यूनिट आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के इंजीनियर्स को वापस कर दी जाती थी। एंड एक बात और कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वाले जो हैं ये सिंबल लोडिंग मशीन या सिंबल लोडिंग यूनिट के अलावा जो ईवीएम हो गई और बाकी जितना भी सामान वगैरह लगता है, वीवीपैट मशीन हो गई या जो जो आपकी मशीनरी वगैरह लगती है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, उसको ये बनाने का काम करता है। तो अभी तक ये होता था कि ये लोग 2 दिन पहले आते थे अपनी SLU मशीन और बाकी सारी जो भी सामान वगैरह लेके, जो भी व्यक्ति यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है उस आपके पोलिंग ऑफिसर को ये मशीन वगैरह हैंड ओवर कर देते थे। वोटिंग कराने के बाद में ये मशीनें वापस इनसे ले लेते थे और लेकर चले जाते थे। अब से ऐसा नहीं होगा, आपसे इलेक्शन कराने के बाद में कम से कम 45 दिनों तक इनको स्टोर कर रखा जाएगा ईवीएम के साथ में और उसके बाद में फिर इनको हैंड ओवर किया जाएगा या जो भी आप करना चाहते हो। तो अकॉर्डिंगली फिर अब इलेक्शन कमीशन ने ये किया है कि स्टेट के लेवल पर अपना जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनको फिर ये बोला है कि भाई इसके लिए आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाओ, यानी कि अब ये जो ईवीएम है और ये SLU है इनको कहाँ पर स्टोर करवाना है, इसके लिए आप प्रॉपर एक कमरा जो भी जिसकी प्रॉपर सिक्योरिटी वगैरह की जा सके उसकी व्यवस्था करिए। एंड इसके लिए फिर जो पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल वगैरह बनाया गया है और ये सारी की सारी चीज़ 1 मई से जो है लागू मानी जाएगी। 1 मई से जो है सारा का सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अकॉर्डिंगली अब उसके लिए काम हो रहा है और ये सारा का सारा प्रोसीजर अब क्योंकि कोर्ट ने बोला है तो मानना तो पड़ेगा, तो इसका पालन अब करवाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरी की पूरी चीज़ इंप्लीमेंट की जा रही है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं 3 मई 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एक चीज़ और कि इस पर्टिकुलर करंट अफेयर के सेशन में मैंने आप लोगों के साथ में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस किया है। द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं, जो उसके एडिटोरियल्स वगैरह हैं, उसके लिए मैं आपके साथ एक अलग सेशन लेकर आऊँगा जिसमें मैं डिटेल में आपके साथ आर्टिकल डिस्कस करूँगा। तो वो सेशन अलग से, और उसको अलग से करने की वजह यह है कि ये वीडियोस UPSC के अलावा दूसरे बच्चे भी देखते हैं,
तो अब अगर मैं वो आर्टिकल्स इसमें डिस्कस करूँगा तो फिर वो उनके किसी काम के नहीं है, तो उनके लिए वो अननेसेसरीली वो सेशन जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लस उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। प्लस मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन आर्टिकल्स को आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, प्री में मेंस में किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं और कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसके एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस करूँ। उसके चलते मैं उन आर्टिकल्स को अलग से आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा, बट अगर वो इसमें मैं शामिल करूँगा तो ये करंट अफेयर का ही वीडियो 2-2.5 घंटे का बन जाएगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से इसको देखें, क्विकली रिवीजन करें और उसके बाद अपना स्टैटिक का जो कंटेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो इसलिए मैं जो आपके आर्टिकल्स वगैरह हैं उसको इस सेशन में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक डेडिकेटेड सेशन लेकर आऊँगा। सो ये बात मुझे आप लोगों तक बतानी थी। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा, आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। सो इफ़ यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपके दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनसे भी इसको शेयर करें एंड हमें ग्रो करने में मदद करें। आपका ये सपोर्ट बहुत बड़ा मोटिवेशन है और उसकी मदद से हम लोग आगे कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट कर पाते हैं अपने आप को, इसके लिए एफर्ट्स दे पाते हैं। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग अस। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें एंड याद रखें, समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। कीप वर्किंग एंड कीप फाइटिंग। थैंक यू। जय हिंद।